हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम पीएम केयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस समय काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है और इससे रिलेटेड बहुत सारे पिटीशन कोर्ट में फाइल हो चुके हैं कि ये आरटीआई के अंदर आना चाहिए। तो ये पूरा मसला क्या है, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि ये आरटीआई के अंदर नहीं आ सकता है, और जो लोगों की डिमांड है वो ये है कि ये इसमें एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो होनी चाहिए और पीएम केयर्स भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आना चाहिए। तो आइए इस पूरे विवाद को हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि पीएम केयर्स क्या है। तो पीएम केयर्स जो है उसको प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड कहते हैं। ये आपको पता है कि इस समय हमारा देश कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है, और ये बीमारी अपने जब जोर पकड़ने पे आ गई थी, तो उस सिचुएशन को देखते हुए 24 मार्च 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की थी, जो कि 25 मार्च 2020 से लगने वाला था। लेकिन इस लॉकडाउन के साथ ही साथ देश में और भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आ गए थे। उसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की समस्या थी, माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या थी, जो डेली वेजर्स थे उनकी समस्या थी, लेबर्स की समस्या थी। तो इस लॉकडाउन के साथ ही साथ हमारे सामने ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आ गए थे। तो सरकार इन सब से निपटने के लिए 28 मार्च 2020 को इस पीएम केयर फंड का जो है उसने सेटअप किया, जिसकी ट्रस्ट डीड जो है वो 27 मार्च 2020 को रजिस्टर्ड कराई गई थी। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसमें कोई भी डोनेट कर सकता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो, और इवन जो पीएसयूज हैं, जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी इसमें डोनेट कर सकते हैं। और इसमें जो भी डोनेट करेगा वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 100% टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। इस फंड को जो सेटअप करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था वो ये था कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको सपोर्ट दिया जा सके, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी, जो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में कोरोना बीमारी से लड़ने की तैयारी में थे। आइए इसकी कंपोजिशन को देख लेते हैं। तो इसका जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। साथ में ही डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसके अदर मेंबर के रूप में है। चेयरपर्सन चाहे तो 3 अदर ट्रस्टीज को और नॉमिनेट कर सकता है। हालांकि इस पीएम केयर्स में ऐसे कोई ट्रस्टीज अभी नॉमिनेट नहीं किए गए हैं। अब बात आती है कि जैसे कोरोना हमारे देश में अचानक से एक आ गया, एक सिचुएशन। तो इससे पहले क्या हमारे देश में ऐसा कोई फंड नहीं था जो ऐसे सिचुएशन से लड़ने में मदद कर सके, जो हमें पीएम केयर्स का सेटअप करने की जरूरत पड़ी? तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में पहले से प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है, जिसका सेटअप जो है वो 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पाकिस्तान से आए डिस्प्लेस्ड पर्सन की हेल्प करने के लिए। इसको बाद में ट्रस्ट का स्टेटस दे दिया गया था और इसको भी प्राइम मिनिस्टर ही मैनेज करता था। इसका जो रिलीफ फंड का इस्तेमाल है वो भी बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज से लड़ने, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, इन सब से लड़ने के लिए किया जाता था। और इसमें भी कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूशन हो। हाँ, इसमें पीएसयूज जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, और जो इसमें लेकिन कंट्रीब्यूट करते थे उनको भी ये टैक्स में जो है वो एग्जेम्पशन दिया जाता था। तो और इसकी आप कंपोजिशन को देखेंगे तो इसमें एक कमेटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, और उसका भी चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। बाकी अदर मेंबर्स जो हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन होते हैं। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट बात जो ये है वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट होगा वो भी इस कमेटी का एक मेंबर होगा। अब आप बात आती है कि जब हमारे पास ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था, तो हमें पीएम केयर्स की जरूरत क्यों पड़ी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? तो आइए इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें कोई भी कमेटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं की गई है। इसलिए इसमें जो है वो कोई भी प्रेसिडेंट का जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, वो इसका मेंबर नहीं है। तो इसको पूरा पॉलिटिसाइज़ होने से बचाया गया है इस मैटर को, कि इसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल मुद्दा ना क्रिएट किया जाए कि आप बीजेपी रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट को फंड दे रहे हैं, कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं, या आप इस फंड को ऐसे यूटिलाइज़ करिए, वैसे यूटिलाइज़ करिए। ये एक प्राइवेट एंटिटी के रूप में काम कर रहा है, और
ये पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिशन पे है, ताकि वो किसी भी ऐसे अर्जेंट सिचुएशन में क्विक एक्शन ले सके, इमीडिएट एक्शन ले सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई कमेटी नहीं है, तो उसे कमेटी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि उसके मेंबर्स जो हैं वो आए और बैठक करें और उसके ऊपर डिसीजन ले। प्राइम मिनिस्टर जब चाहे तब वो इसके ऊपर किसी भी अर्जेंट सिचुएशन में डिसीजन ले सकता है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में अम्फान तूफान की वजह से जो नुकसान हुआ था, वहां पे भी इस फंड से कुछ पैसे जो हैं वो रिलीज किए गए थे। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बहुत ज्यादा रखा गया है कि किसी भी अर्जेंट सिचुएशन में तुरंत इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसमें कोई भी डिपॉजिट कर सकता है, इवन पीएसयूज जो होती हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, और जो एमपीज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ नेचुरल कैलेमिटीज से लड़ने के लिए इस फंड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि रिसर्च को सपोर्ट देने के लिए और फार्मास्यूटिकल और मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड जो एरियाज हैं उनको भी सपोर्ट करने में इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पीएम नेशनल रिलीफ फंड के रहने के बावजूद भी अगर हमें पीएम केयर्स की जरूरत पड़ी तो इन वजहों से जरूरत पड़ी। और इसके ऑडिट को आप देख लीजिए तो दोनों ही, चाहे वो पीएम केयर्स हो चाहे पीएम एनआरएफ हो, इन दोनों का ऑडिट जो है वो कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के द्वारा नहीं किया जाता है। हालांकि एनआरएफ को कुछ इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है वो ऑडिट कर सकते हैं जो आउटसाइड दी गवर्नमेंट होते हैं, और इन दोनों को ही कोई भी बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब इन दोनों में बजट के थ्रू जो है कोई फंड नहीं जाता है। अब बात आती है कि ये दोनों क्या पब्लिक अथॉरिटी हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर हैं तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 में पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, और इसके अंदर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकता है। हाँ, उस बॉडी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसका पब्लिक अथॉरिटी होना जरूरी है, तभी वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर सूचना देने के लिए बाध्य है। पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है वो इसी एक्ट के सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। अब आप इसका क्लॉज डी देखेंगे तो जहां लिखा गया है बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब कि जहां पे हमारा पीएम केयर्स और पीएम एनआरएफ जैसे सेटअप हुआ, मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये इसी डी क्लॉज में ही फॉल करता है। अब इसका सब क्लॉज 1 देखिए जहां पे लिखा गया है कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो पीएम केयर्स है वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड नहीं है, क्योंकि इसमें बजट से कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ये बजट से इसमें पैसा आता तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती, पार्लियामेंट्री कंट्रोल में आ जाती, और ये अकाउंटेबल हो जाती लोकसभा के लिए। लेकिन जब ये सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड ही नहीं है तो इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे हो सकता है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन जरूर है, लेकिन वो सिर्फ मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, वो सिर्फ इसको मैनेज कर रहा है, ना कि कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक प्राइवेट एंटिटी के रूप में काम कर रहा है। यही चीज एनआरएफ के साथ भी है, उसमें भी बजट के थ्रू कोई पैसा नहीं जाता है, इसलिए वो भी लोकसभा के लिए अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि उस पर कोई पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं है। बस ये एक डिफरेंस है कि वहां पे कमेटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है। तो अब आते हैं इन दोनों से रिलेटेड जो कोर्ट है उनका क्या व्यू है। तो एनआरएफ से रिलेटेड आरटीआई जो है, आरटीआई के अंदर है कि नहीं है, इससे रिलेटेड पिटीशंस जो है वो हाई कोर्ट में 2018 में आए थे, जहां पे जजेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जहां कुछ जजेस का कहना है कि नेशनल रिलीफ फंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आनी चाहिए क्योंकि वो एक पब्लिक अथॉरिटी है, और कुछ जजेस जो है उनका मानना है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो ये केस जो है वो अभी भी पेंडिंग है कोर्ट के सामने, और कोर्ट का डिसीजन आने तक हम अभी नहीं कह सकते कि नेशनल रिलीफ फंड पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है। अब आ जाते हैं अभी रिसेंट मुद्दे पे जो कि है पीएम केयर्स, और ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आना चाहिए। ऐसे पूरी जनता की डिमांड है कि एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें जनता का पैसा जा रहा है, तो जनता को ये जानने का अधिकार है कि उसके पैसे कैसे यूटिलाइज किए जा रहे हैं, तो उसके ऑडिट की जानकारी भी उनके पास होनी चाहिए, इसलिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आना चाहिए। अब इससे रिलेटेड आप पिटीशन देख लीजिए तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 को एक स्टूडेंट है हर्ष कांदुकनी, जिसने
पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद एडवोकेट एसएस हुड्डा हैं, इन्होंने भी डाली थी और इनके पिटीशन को भी एंटरटेन नहीं किया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट का कहना था कि पहले आप पीएमओ में जाइए और वहां पे आरटीआई के अंदर एप्लीकेशन लगाइए और फिर पीएमओ जो उस पर रिप्लाई देगी हम उसका रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट आते हैं पिटीशन लेके उसके रिगार्डिंग, तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। फाइनली 1 मई 2020 को एडवोकेट सम्यक अग्रवाल ने ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की और पीएमओ से उसके जो ट्रस्ट डीड है और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पीएम केयर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसकी जानकारी मांगी। और 30 दिन बीतने के बाद भी उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया और उसके बाद उन्होंने आरटीआई अपील डाली 30 दिन के बाद। और फिर 2 जून को सीपीआईओ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और पीएमओ दोनों का जवाब आता है कि पीएम केयर जो है वो एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं है। अब यही जो 2 जून का ऑर्डर था सीपीआईओ का, इसी को सेट असाइड करने के लिए पिटीशन डाला गया है कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे जो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उनका कहना है कि हमें एक्सप्लेन करने का टाइम दिया जाए कि पीएम केयर जो है वो पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं है और इसलिए वो आरटीआई के अंदर नहीं आना चाहिए। और कोर्ट ने यहाँ पे 8 वीक्स का टाइम दिया है गवर्नमेंट को और 28 अगस्त 2020 की नेक्स्ट हियरिंग है, जहां पे वो अपना आंसर फाइल करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों जो है वो पीएम केयर्स आरटीआई के अंदर नहीं आना चाहिए। तब तक आप इस पे अपना ओपिनियन देते रहिए। आपको क्या लगता है कि जो पीएम केयर्स है वो आरटीआई के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक बात और समझ लीजिए कि टैक्स में एग्जेम्पशन लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जिसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कोई पब्लिक अथॉरिटी हो। मतलब अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को या ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह का फंड देते हैं तो वहां पे भी आपको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जो रिलीफ फंड चलाते हैं जब बाढ़ या अर्थक्वेक जैसी समस्या आती है या किसी और ट्रांसप्लांटेशन या कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और वहां पे जनता जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, फिर वो उसको किसी तरह के पब्लिक वेलफेयर में उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मंदिर में अगर कोई इंसान जाके डोनेट करता है तो जाहिर सी बात है कि मंदिर या न्यूज चैनल ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसमें डोनेट करता है उसको एग्जेम्पशन मिलता है टैक्स में। तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी ये प्रोविजन दिया गया है और साथ ही साथ आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहता है कि रिलीजियस मैटर में आप किसी भी रिलीजन को मेंटेन करने के लिए अगर आप किसी भी तरह का डोनेशन देते हैं, कोई भी जन कल्याण का काम करते हैं, कोई भी चैरिटेबल काम करते हैं, तो उस पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो अगर पीएम केयर्स जो है वो कोर्ट के डिसीजन के बाद भी अगर पब्लिक अथॉरिटी नहीं मानी जाती है, ये तो डिसीजन के बाद ही पता चलेगा, फिर भी जो उसमें डोनेट करते हैं उनको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा ही। तब तक आप अपना ओपिनियन देते रहिए और इस वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। थैंक यू सो मच।